हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। ये क्लास 12 का टॉपिक है हमारा, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, ये है पाठ का नाम, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। इसके कुछ मुख्य अंग जो हैं, मुख्य अंग और मुख्य एजेंसियां जो हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल से अगर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस लिए बनाए जाते हैं, आप इनसे इनके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाए जाते हैं उनके उद्देश्य जो होते हैं वो ये होते हैं कि पूरे विश्व भर में शांतिपूर्ण तरीके से एक वातावरण बनाया जा सके जिससे कि सभी मानव जीवन को क्षति न पहुँचे। ठीक है, वातावरण को कोई क्षति न पहुँचे और सभी संतुलित तौर तरीके से चलते रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। अब भाई हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत ज़्यादा भूमिका का आप देखोगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध छिड़ जाता है, या फिर इंडिया और चाइना के बीच में विवादित मसले होते रहते हैं, तो इन सभी में अगर शांतिपूर्ण इन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना हो तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। युद्ध की रोकथाम में सहायक होता है, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होगा, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना, जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी आ जाए या बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाही होने लगे, कोई बीमारी हो जाए, जैसे ये कोरोना है, कोरोना महामारी जैसे अभी चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इससे निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता लेनी होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, फिर वैश्विक ताप वृद्धि से निपटाना, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे भी बचने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं और कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वैश्विक ताप वृद्धि में निपटना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्रीय संघ, लीग ऑफ नेशन के असफल होने के कारण एवं 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे जो प्रथम विश्व युद्ध था जो कि 1914 से 18 तक चला था, 1900। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जो एक संस्था बनाई गई थी, राष्ट्रीय संघ, लीग ऑफ नेशन, वो असफल होने के कारण 1939 और 1939 से जो 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था हमारा, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, हम विश्व भर में लोगों को महसूस होने लगी, तो अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनए। ठीक है, आप यूएन बोल सकते हो। ठीक है, तो स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई
और 193वां जो देश था, 193 जो देश बना था, दक्षिणी सूडान था। ठीक है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि जो यूएन से जुड़ने वाला 2013 में कौन सा देश जुड़ा था, तो आप लिख सकते हो उसके लिए दक्षिणी सूडान। ठीक है, देखिए आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या था, सचिवालय बनाया गया, महासभा, न्यायसिता परिषद। इसका कार्य क्या था कि सन 1994 से समाप्त कर दिया गया था इसके कार्य को, न्याय परिषद का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया, इंटरनेशनल कोर्ट। फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद भी बनाया गया। तो ये क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पार्ट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना। अब इनके उद्देश्य क्या थे ये हम देखते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। देखिए, ये हमारे कुछ अंग हैं जो हमने अभी पढ़े थे, और इनके सदस्यों की संख्या और मुख्यालय जो इनका हेड ऑफिस है, और इनके पर्पस मतलब उद्देश्य। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है, जो कि न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। और शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, सैन्य कार्रवाई करना, ये इसका उद्देश्य है। महासभा में 193 सदस्य है, न्यूयॉर्क में है ये भी। सदस्य प्रवेश व निलंबन एवं बजट पारित करना, ये इनका उद्देश्य है। ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग, तो ये 14 सदस्य हैं इसमें, न्यूयॉर्क में है। विशेष क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक उन्नति 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने पर स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या कितने सदस्य, 15 न्यायाधीश है इसमें, मतलब जज हैं। और हैग में ये मुख्यालय है। देशों के पारस्परिक विवाद, आपसी झगड़े, क्षेत्रीय व सीमा विवाद पर विचार करना है। जैसे दो देशों में अगर कोई आपसी झगड़ा हो जाता है, सीमा विवाद होता है, तो उसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है। सचिवालय के सदस्यों की संख्या महासचिव और अन्य कर्मचारी होंगे। न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र के नित्य कार्यों का संचालन किया जाता है, इसका उद्देश्य है। आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, इसमें 57 सदस्य हैं, ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और आर्थिक एवं सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इन सभी पे विचार कर महासभा को रिपोर्ट भेजना। ठीक है ना। तो ये इनके मेन उद्देश्य हैं हमारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इससे कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तथा 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी नियम अगर या कोई भी किसी भी चीज़ को अगर लागू किया जाना है या नहीं किया जाना है, ये इनके पास में वीटो पावर है। ठीक है, उसे निषेधाधिकार कहते हैं, मतलब उनको वो मना कर सकते हैं। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। मतलब कि शीत युद्ध के बाद में तो मतलब इस पे ना जो इसके ढांचे और कार्य है ना, मतलब इन पे दोनों में सुधार की मांग की गई है। दिन पर दिन इनके जो कार्य है वो बढ़ते गए हैं। ठीक है, अब जो सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। और साथ ही अतिरिक्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार जैसे मुद्दों से भी मतलब संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और अधिक सक्रिय बना दिया। मतलब ये और ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इससे। ठीक है ना। और अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ठीक है, अब देखिए इसके बारे में। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो मतलब जो महासचिव होगा वो क्या होगा, कैंडिडेट ऑफ यूएन।
वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल का है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो है ट्राइगिव लीव, नॉर्वे, 1946 से 52 तक। डैग हैमरसोल्ड, स्वीडन, 1953 से 61। यूथॉन्ट वर्मा, म्यांमार जिसे आप कहते हैं आप, 1961 से 71। कुर्ट वाल्डहीन, ऑस्ट्रेलिया, 1972 से 81। जेवियर पेरेज द कुइयार, पेरू, 1982 से 91। बुतरस खाली, मिस्र के हैं, 1992 से 96। कॉफी अन्नान घना, 1997 से 1906, ठीक है। और देखिए एक सेकेंड, ये सभी जो अब तक जो महासचिव रह चुके हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। फिर बान की मून, ये दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के, 2007 से 2016। एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के, जो कि 2017 से वर्तमान में अभी तक है, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिणी कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो, या इराक का कुवैत पर आक्रमण। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रही है। तो मतलब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्यक्रम है उनमें अपना योगदान लगातार देता रहा है, ठीक है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, जो प्रमुख एजेंसियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। ये सभी क्या है, मुख्य एजेंसियां हैं, ठीक है, किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, UN की, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ये सभी क्या है, इनकी संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसियां हैं जो सभी तरीके की सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राष्ट्र के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाना, मतलब कि जो संबंध है राष्ट्र के बीच में, भाईचारा, मैत्रीपूर्ण मतलब आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीति स्वतंत्रता का आदर करना, ठीक है। ये इसके मुख्य उद्देश्य है। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के जो उपाय हैं, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। शांति संस्थापक मतलब जो शांति बनाए रखने में मदद करे। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई है। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। एक लोकतंत्र कोष का गठन। आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना, मतलब कि बिल्कुल खत्म करना। न्यायशीलता परिषद की समाप्ति। तो ये सभी हैं। अब इनकी एजेंसियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। हम डीपली नहीं जाएंगे इनके बारे में ज़्यादा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन या फिर सामाजिक संगठन। ये क्या कहता है कि 4 नवंबर, यूनेस्को जिसको कहते हैं हम, 4 नवंबर 1946 को स्थापित किया गया था फ्रांस के पेरिस में अपने मुख्यालय के साथ। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज तथा मानव विज्ञान, संस्कृति तथा संचार को प्रोन्नत करना। विगत अनेक वर्षों के मध्य यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी व शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं। तो ये सभी क्या है, मतलब इन्होंने यहाँ मेन उद्देश्य बने हैं आपके कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृति, संचार
इन सभी को बढ़ावा देना। ठीक है, अब इसका गठन कब हुआ था ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 4 नवंबर 1946 को इसका गठन हुआ है, मतलब कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है हम ये भी पढ़ चुके हैं, पेरिस में इसका मुख्यालय। महानिदेशक क्या है? ऑड्रे ओजेल जो है इसके अजोले जो है इसके महानिदेशक हैं। सदस्य जो देश हैं इसके 193 सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं, सेम उसी की तरह। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, परस्पर संबंध एवं शांति की प्रकृति को बढ़ावा देना। तो एक रूप से आप ये कह सकते हो कि शिक्षा प्रदान मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विज्ञान और संचार को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी जो है मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी है इसमें इंक्रीज करना, इसको अप्रिशिएट करना। ठीक है, संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये क्या है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना तथा संपूर्ण विषय में विश्व में उनके विकास के कार्यों में सहायता करना। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय के साथ यूनिसेफ विश्व के लगभग 193 देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो 1953 में संगठन ने अपना नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिसेफ ने अपना नाम कब बदला था? तो 1953 में इसका नाम बदल के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया है। इसका गठन 1946 में हुआ है, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, महानिदेशक जो है हेनरिटा फोर है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे। देखिए इसके उद्देश्य क्या है कि बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, विकासशील दुनिया में बाल जन्म की दर बढ़ाना। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित करना। तो मतलब शिक्षा के जो माध्यम है मतलब शिक्षा के मीडियम से जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य है। अब हिंसा और दुरुपयोग से बच्चों का संरक्षण करना, विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण करना, बच्चों को पर्याप्त पोषण, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, ये सभी क्या है इसके मुख्य उद्देश्य है। फिर इसके बाद में हमारा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्तमान में महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो कार्य हैं सभी संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, जैव चिकित्सा अनुसंधान, अन्य संगठनों के साथ सहयोग, व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, महामारियों का अनुमूलन, पारिवारिक स्वास्थ्य। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो विश्व स्तर पे जो बीमारियां हैं उनका रोकथाम उपाय जो भी जिस तरीके से भी कोई भी अगर कदम उठाए जाएंगे वो WHO द्वारा उठाए जाएंगे विश्व स्तर पे। ठीक है, व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, महामारियों का उन्मूलन, पारिवारिक स्वास्थ्य ये हो चुके हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी को रोकना, पता लगाना और वैश्विक टीकाकरण अभियान की निगरानी करना, ये सभी काम क्या था, किसका है, ये WHO के। ठीक है, ये WHO के काम है कि कोविड-19 को कैसे रोका जाए, इसका पता लगाना, वैश्विक टीकाकरण इसका, ये सभी WHO का काम है। ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जिसकी स्थापना से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में
1919 में, अक्टूबर 1919 में की गई थी इसकी स्थापना। अब इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा पुरुषों श्रमिकों को उत्पादक कार्य में संलग्न कार्य करने के लिए प्रोत्साहन तथा कार्यस्थल पर उनके लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाना भी इसकी संगठन कार्य है। मतलब कि आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो लेबर वर्क है, ठीक है, किसी भी तरीके के लेबर वर्क में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के माध्यम से जो वैश्विक स्तर पे जो श्रमिकों के लिए जो कार्य किए जाएंगे, वो जैसे महिला, इनके साथ में जो महिला और पुरुष जो हैं एक साथ मिलकर काम कर सके, उसको भी प्रोत्साहन करना, ठीक है। स्वाभिमान की स्थिति को भी मतलब बनाए रखना, ये भी इसका काम होगा। अच्छा, इसके मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम का संगठन के मुख्य कार्य है सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना, श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समता, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बनाना, रोजगार के अच्छे अवसर प्रोत्साहित करना। तो ये सभी कार्य किसके हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य है, ठीक है। अब इसके साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है और इसके विस्तार की आवश्यकता है, इसके बारे में हम देखिए। सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव। इसमें कुल सदस्य 15 हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। भारत ने जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 8वीं बार अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। मौजूदा स्थायी सदस्यों में प्रत्येक के पास सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद का एकमात्र सुधार 1965 में हुआ, तब इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 की गई, ठीक है। अब इसके साथ में देखिए सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता क्या है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह प्रस्ताव जो था सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता को भी दर्शाता है। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद एवं अब राजनीतिक वास्तविकताओं को नुमाइंदगी नहीं करता, मतलब कि उनकी चापलूसी नहीं करेगा। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, मतलब कि जो पश्चिमी मूल्य, जो वेस्टर्न जो कल्चर होगा, इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, जो मतलब शक्तिशाली देश होंगे उनका दबदबा रहेगा। और साथ में सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। इन मांगों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू कराई कि सुधार कैसे कराया जाए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए। आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र है, ठीक है। अब साथ ही स्थिर लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा, उभरती हुई आर्थिक ताकत, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान, शांति बहाली में भारत का योगदान। ऐसा देश लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। ऐसा देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। अब इसके साथ में संक्षेप में क्या लिखा होगा कि सभी विकसित व विकासशील देश सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं और इसके स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, परंतु विकसित देशों का मानना है कि विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट ने अपना अंशदान अधिक करे और नए स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार देने पर उनकी सहमति नहीं, जबकि विकासशील देश स्थायी सदस्यता के साथ ही वीटो के अधिकार की भी मांग करते हैं। 1 जनवरी 2021 से भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार प्रारंभ किया। भारत को कुल 184 वोट प्राप्त हुए, ठीक है ना। साथ में अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं गैर सरकारी संस्थाएं जो है, मतलब
एनजीओ वगैरह जो होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था को देखरेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना, विश्व बैंक WB, मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। विश्व व्यापार संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, ठीक है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन हैं। इनके साथ में फिर आगे कुछ और भी दिए गए हैं, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल, यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच, यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है। फिर इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। फिर ग्रीन पीस, 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है, ठीक है। देखिए इसके बाद में इसको देखिए लास्ट, देखिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां अवश्य हैं, लेकिन बिना किसके दुनिया बेदहाल होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ एक एवं उपयुक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों ने पारस्परिक निर्भरता का बढ़ाया है, ठीक है, जिससे कि संस्थाओं के उत्तरदायित्व जो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। इसलिए आने वाली सरकारों को संयुक्त राष्ट्र एवं इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन एवं उपयोग के तरीके तलाशने होंगे। तो अच्छा, आपको इसका निष्कर्ष एक तरीके से पता चल रहा है कि अगर विश्व में शांति बनाए रखनी है तो आपको पूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी मुख्य एजेंसियां हैं, ठीक है, इनके साथ में चल के आपको शांति बनाए रखनी होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी सुझाव है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, भारत में यूएनओ के सदस्य कब बना, भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना, इस तरीके के ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे कुछ, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आप 2 नंबर के 3 नंबर के ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखोगे इसमें। और अगर आपने अभी तक हमारे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निषेधाधिकार किसे कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन से हैं, विश्व व्यापार संगठन के कोई 2 कार्य बताइए, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इनको, ठीक है, रट्टा ना लगाएं। कुछ ये गद्यांश पर आधारित भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, ठीक है, इनको भी आप देख लेना। तो जैसे ये दे रखा है कि इसमें कुछ बोला हुआ है, पहले विश्व युद्ध में दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए, ठीक है ना।
तो इसके लिए फिर हमने फिर इसके बाद में यूएन की स्थापना की। तो इसमें क्वेश्चन बना कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1918 में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद झगड़ों के निपटारे के लिए विश्व युद्ध स्तर के कौन से संगठन को बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध का सही काल चुनिए, 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधानों के लिए कौन सा संगठन को बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। और फिर ये 4 अंकों का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हो आप। बदलती परिस्थितियों में प्रभावी एवं सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्रिया व ढांचे में सुधार के कौन कौन से प्रस्ताव सुझाए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, आपके सामने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको इसी के साथ में 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपको मिला है। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बदलते परिवेश में सुरक्षा परिषदों में सुरक्षाओं वो सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इनके पहले वाले क्वेश्चनों के आपके ये आंसर्स दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप PDF के लिए भी आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको मैं कमेंट में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स परचेज़ करनी है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके सभी आंसर हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के। ठीक है, ये कुछ स्मरणीय बिंदु जो है, मतलब जो हमने मेन पॉइंट जो पढ़े थे अभी नोट्स में जो पढ़े थे, वो इनके आंसर होंगे। ठीक है ना, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करने का समय हो चुका है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जल्द से जल्द हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।